नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। वीक का आगाज़ है, पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेस पिछले वीक के अंदर हमने देखी और ख़ासकर मार्केट के अंदर जो न्यू हाइज यानी कि न्यू माइलस्टोन्स और न्यू साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो हमने देखे, 1,72,000 को मार्केट ने टच किया इंट्राडे हाई में। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज के दिन भी अब मार्केट के अंदर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक फ्लैट नोट देखा गया है, यानी कि 200 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया है। तो इट्स नॉट अ डिक्लाइन से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी देखी जा रही है, एक मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन देखी जा रही है जिसके इम्पैक्ट्स हैं। और खासकर जब फ्राइडे के दिन हमने मार्केट में नंबर्स देखे जनरेट होते हुए, ये इसी के इम्पैक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं मार्केट इसको कंसोलिडेट करके एक फिक्स करके फिर आगे नए हाइस की तरफ जाते हुए दिखाई देंगी। और खासकर हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, जब दिसंबर मंथ होता है यानी कि एनुअल ईयर का एंड होता है, तो कभी कभार पोजीशंस जो हैं वो थोड़ी सी ऑफलोड की जाती हैं और उसके बाद दोबारा फ्रेश बाइंग की जाती है, यानी कि न्यू ईयर्स को वेलकम करने के लिए मार्केट के अंदर भी एक वेलकमिंग नोट होता है। तो आज हम इसके हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ हम मार्केट के पोजीशंस भी देखते चलते हैं, मार्केट के अपडेट्स भी देखेंगे, आज मार्केट की क्या अपडेट्स हैं और साथ साथ कौन कौन से वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, कितने कन्वेंशनल हैं और कितने अनकन्वेंशनल हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओपन हुई मार्केट 1,71,404.48 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 1,72,167.63। आप देख सकते हैं ये ऑल टाइम हाई, इंट्राडे हाई में ये नंबर्स जनरेट हुए हैं आज के दिन। लोअर वाज 1,70,858.65। एक हम कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉलेटाइल सिचुएशन भी रही, क्योंकि ओपनिंग साइड देख सकते हैं आप, फिर हायर साइड पे मार्केट 2,000 पॉइंट्स अप गई, फिर लोअर दोबारा इस टाइप की एक सिचुएशन देखी गई है। क्लोजर वाज 1,71,204.17, यानी कि 200.31 का एक फ्लैट नोट मार्केट के अंदर देखा गया। और आज के दिन हम वॉल्यूम्स भी देखेंगे, कौन कौन से वॉल्यूम्स आज जनरेट हुए। लेट्स हैव अ लुक। जी, आज थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.25 के इजाफे के साथ, 6.1 पे क्लोजर। 112.69 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। सेकेंडली टीपीएल रीट फंड 0.47 का डिक्लाइन देखा गया, 10.52 पे क्लोजर रहा। 49.33 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। पीआईए होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 4.31 का डिक्लाइन, 39.67 पे क्लोजर, 29.32 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड फर्स्ट नेशनल यानी कि फास्ट केबल्स 1.66 का इजाफा देखा गया, 27.74 पे क्लोजर रहा, 29.03 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली बैंक ऑफ पंजाब 0.44 का इजाफा, 37.44 पे क्लोजर, 27.29 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। तो ये तमाम चीज़ें हैं आज के मार्केट के, हमने स्पेसिफिक नंबर्स देखे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजहर बाटला साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे अजहर साहब, सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स, ऐसा लग रहा है कि न्यू ईयर्स को भी एक वेलकमिंग नोट दे रही है स्टॉक मार्केट न्यू हाइज के साथ। तो मार्केट की पोजीशंस और प्राइस अर्निंग मल्टीपल कितनी अट्रैक्टिव है? देखिए जी, रीजनली तो आपसे जब भी बात होती है हम ये कहते हैं कि मार्केट रीजनल रिलेटिवली तो चीप है। देखिए जो 2 साल में परफॉर्मेंस रही है, 55,000 का इंडेक्स है, 1,71,800 जो आपने बताया कि उसके करीब क्लोज हुआ है, तो ये बहुत मार्वलस परफॉर्मेंस है अगर आप पिछले 2.5 साल को एनालाइज करें। लास्ट वीक जब होता है दिसंबर का, तो बैंक्स जो आपकी रेडी फ्यूचर या एमटीएस की मार्केट में फंड अवेलेबल करते हैं, क्योंकि उनका बैंकों का ईयर एंड अभी भी दिसंबर है, तो वो अपने फंड्स की जो पोजीशंस हैं उसको न्यू ईयर में नहीं लेना चाहते, ताकि वो सारी जो उनके बुक्स हैं वो क्लीन भी हो जाएं और उसकी जो पोजीशंस हैं वो ट्रूली रिफ्लेक्ट करें बैंक की पोजीशन। क्योंकि अगर आज वो रेडी फ्यूचर करते हैं तो उसमें वो बाइंग ऑफ शेयर दिखाता है। तो ये वीक तो होता है जनरली तो स्लो होगा। दूसरा, इसमें जो रोल ओवर वीक होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी। लिक्विडिटी अवेलेबल तो हो जाती है, बट हम देखते हैं कि 3 या 4% डिपेंडिंग ऑन मनी मार्केट, डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर, तो 3 से 4% आपको रेडी फ्यूचर और एमटीएस जो होता है वो जरा महंगा मिलता है इन्वेस्टर्स को। तो उसकी वजह से थोड़ी मार्केट फ्लैट, प्रॉफिट टेकिंग, जो भी आप उसको वर्ड देना चाहें आप दे सकते हैं। तो वो वॉल्यूम में भी रिफ्लेक्ट होता है, प्राइसिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंक्रीज
जैसे ही ये 26 खत्म होगा या जो वीक खत्म होगा, तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आएंगे उसकी जो सेटलमेंट होगी वो 2026 में होगी। तो वो बिल्कुल ये टोन चेंज हो जाती है, और उसमें जो फंड अवेलेबिलिटी है, या जिसा कह सकते हैं कि जो एक न्यू एलोकेशन की वजह से जो लोगों में, इन्वेस्टर्स में ऑप्टिमिज्म नजर आएगा, वो आपको नजर आएगा स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। ये वीक एक तो छोटा भी है, शॉर्टेड है बिकॉज ऑफ द हॉलीडे, और दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल ईयर एंड का लास्ट 3-4 सेशन रह गए। इसमें आप मेजर एक्टिविटी, अनलेस कि कोई ऐसी न्यूज आ जाए, जिस तरह कल एक प्राइवेटाइजेशन का इवेंट है, उसकी वजह से एक यूफोरिया आ सकता है जब लोग देखें एक सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन लाइव टीवी पे, और सक्सेसफुली क्लोज हो गई है, तो मेरा ख्याल में उसका एक यूफोरिया अगले सेशन में शायद नजर आ जाए। अदरवाइज आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट शुड बी फ्लैट, इतनी वॉलेटिलिटी भी नहीं होगी, और वॉल्यूम्स भी कम नजर आएंगे इन द होल ट्रेडिंग वीक। अच्छा, अजहर साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा देखा जा रहा है, तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो मार्केट इसको कैसे ट्रिगर्स देती है इससे? और आपने कहा कि अभी जो कि प्राइवेटाइजेशन की बिड्स के हवाले से भी ऑफ कोर्स ये होगा इवेंट, तो ये तमाम चीज़ें स्टॉक मार्केट के लिए अभी कितना ज़्यादा ट्रिगर्स बनकर आएंगी? और कहा यह जा रहा है कि ये जो ईयर एंड होता है और नेक्स्ट यानी कि एनुअल ईयर स्टार्ट होता है, तो मार्केट के अंदर जो नए साइकोलॉजिकल बैरियर्स आ रहे हैं वो 200K की तरफ लेके जाएंगे, इसके हवाले से बताइए। देखिए, ट्रेडिशनली दो चीजें जरूर होती थी, अगर आप न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं, जब आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जब में फंड एलोकेशन आपको जनवरी में सारे म्यूचुअल फंड में वर्ल्ड वाइड होती है, और उसमें पाकिस्तान का जो भी परसेंटेज पॉइंट होता था, 0.8, 1%, 2%, तो वो फंड उसको एलोकेट करते थे। और हम एक देखते थे ट्रेडिशनली आज से 15 साल 16 साल से, कि वो एक फर्स्ट क्वार्टर में रैली बनती थी फॉरेन फंड बेस्ड बाइंग की वजह से। पिछले 2 साल का जो ट्रेंड नजर आ रहा है, या पिछले चंद सालों का, तो उसमें तो ये फैक्टर ना होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान उनके रेडार पे नहीं है फंड मैनेजर्स के या इक्विटी वालों के फिलहाल। बट वही है कि जब हमारी मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है फॉर 2-3 ईयर्स, तो फिर हमने देखा है कि फॉरेन फंड्स भी और फॉरेन इक्विटीज के जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं मार्केट में। आपका जो सवाल था, ट्रिगर्स स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें आपका आईएमएफ के साथ अभी पिछले हफ्ते आपका ट्रांस मिला है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं फर्दर जाएंगे, तो क्या वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि आपकी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा करेंसी का एक रिस्क होता है, वो इम्पोर्ट्स, जो एक हमेशा एक फैक्टर रहता है कि वो बूम और बस्ट के साइकिल में इम्पोर्ट बढ़ जाती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है, और फिर हमारी करेंसी पे इफेक्ट आता है, फिर हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, और वो फिर 2.5 से 3 साल की एक और साइकिल चल पड़ती है। तो मुझे तो लगता है कि इस दफा गवर्नमेंट इतना कुछ सीख चुकी है पिछले उससे, कि इट वोंट बी इजी फॉर देम कि वो उसमें दोबारा फॉल करें। और मेरा ख्याल में हमें अभी तक जो आईएमएफ की तरफ से भी या वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी इंडिकेशन है कि वो दे आर हैप्पी वॉट एवर इज गोइंग ऑन विद इकोनॉमी फॉर टाइम भी। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में, और अभी लास्ट वीक आपने इंटरेस्ट रेट कट 50 बेसिस पॉइंट, बट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि 80-85% ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ कट। तो ये भी एक पॉजिटिव है। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो भी पॉजिटिव न्यूज आएगी, और वो उस मार्केट को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी करेगी। प्राइवेटाइजेशन का इवेंट अगर देखें तो 19 साल बाद एक मेजर इवेंट होने जा रहा है। राइट। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी, इसकी एक्सिक्यूशन स्मूथ, और तीसरी अगर इसको मार्केट ने व्यू किया एज अ गोइंग फॉरवर्ड अच्छा, के आगे चल अच्छा के। साहब, मैं आपको यही पॉज करूंगी, मुझे ये बताइए कि जो ये प्राइवेटाइजेशन का इवेंट होने जा रहा है, इसमें आपको क्या उम्मीदें हैं? हर बार थोड़ा सा कभी कोई ना कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या कोई ना कोई इम्पैक्ट आके ये हमेशा से डिलेज की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम जो हम कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकर्स हैं या सब लोग एक पेज पे दिखाई दे रहे हैं, और सबकी विश ये है कि किसी ना किसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो एसओईज की, और तरीके से जो है वो ये कैटेगोरिकली प्राइवेटाइज हो जाए। तो आपको क्या लगता है इस बार कितना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक आप दिखाई दे रहे हैं? जब से 2008 के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई है, 17 साल हो गए हैं। हर गवर्नमेंट का आती है पहले यही होता है कि जी एसओईज को प्राइवेटाइज करना है, क्योंकि 500 बिलियन से लेके, उस वक्त 500 बिलियन थे, अब तो ट्रिलियन बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया, जो कि टैक्स पेयर मनी उसमें वेस्ट हो रहा होता है। तो ये तो प्रायोरिटी सबकी हमने देखा है सक्सेसफुल। अब वो पॉलिटिकल विल नहीं थी, रिफॉर्म इस तरह के नहीं थे, या टाइमिंग सही नहीं थी, वो कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात समझ लें या बुरी बात समझ लें, अगर आप देखें जो 2-3 कंसोर्शियम है, वो टोटली 100% लोकल है। राइट। प्राइवेटाइजेशन में वन कैन होप एंड वन कैन लुक फॉर के जी कोई ना कोई आपका फॉरेन पार्टनर आ जाए। हो भी सकता है इसके बाद कोई इनके साथ कोई ज्वाइन कर ले लोकल सक्सेसफुल बिडर के। देखिए, इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके फॉरेन
इन्वेस्टर इस वक्त एब्सेंट हैं फ्रॉम ऑल द इक्विटी रिलेटेड प्रोसेस, जिसमें प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा इवेंट था जिसमें हम होप कर सकते थे कि कोई इंटरेस्ट जनरेट हो जाए रीजनली या इंटरनेशनली, लेकिन वो नहीं हुआ। राइट। देखिए उसकी दूसरी साइड में ये है कि सारे लोकल ग्रुप जो कि कंसोर्शियम बना के बिड कर रहे हैं, दे हैव द बैलेंस शीट साइज, दे हैव द लिक्विडिटी, दे हैव द विल पावर, एंड होपफुली दे विल हैव द टीम टू मेक पीआईए टू लेवल ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइन। और उसके जो ट्रिगर इफेक्ट होगा या उसका जो सेकेंडरी इफेक्ट होगा ये होगा कि जो बाकी इन लाइन है एसओईज या इन लाइन है प्राइवेटाइजेशन के लिए, वो मेरे ख्याल में फास्ट ट्रैक पे भी होंगी, और उसकी जो जैसा कहते हैं क्लोजिंग भी बड़ी जल्दी जल्दी होगी, उसकी वजह से राइट। लोगों में confidence आएगा, और वो भी एक स्टॉक मार्केट के लिए इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। चलें बैक टू द स्टॉक मार्केट अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कितनी अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और अभी ये वीक उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिसकी बेस पे वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकें? देखिए नहीं, वही वाली बात है कि मार्केट अपनी ऑल टाइम हाई पे है, और ऑल टाइम हाई पे मार्केट जब होती है तो उसके इनहेरेंट रिस्क भी होते हैं। मार्केट एक ओवरबॉट पोजीशन में भी कभी कभी टेक्निकली आ जाती है, लिक्विडिटी जो होती है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब तक फ्रेश मनी नहीं आता इधर फ्रॉम फॉरेनर्स और लोकल म्यूचुअल फंड और लोकल डिफरेंट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, अभी तक तो हमने देखा है। और किसी भी दुनिया के स्टॉक मार्केट में जो मेजर फैक्टर होता है वो लिक्विडिटी का होता है। लिक्विडिटी ड्राई होना शुरू होती है, स्लो होती है, तो मार्केटें करेक्ट भी करती हैं और मंदी में भी आ जाती हैं। जो अच्छा ओमन है मार्केट के लिए वो ये है कि चेंजिंग ऑफ हैंड अगर आप देख लें पिछले एक क्वार्टर में हुए, इंस्टीट्यूशन ने बेचा है, इंडिविजुअल ने लिया है, नए अगर किसी एक म्यूचुअल फंड ने बेचा है तो दो ने बाय किया है, इसी राइट। तरह कोई और इंश्योरेंस कंपनी ने बेचा है तो नई इंश्योरेंस कंपनियों का नया पैसा आया है। तो जब चेंजिंग ऑफ हैंड होगा, लिक्विडिटी अगर अवेलेबल रहेगी मार्केट में, और मल्टीपल जैसे मैं आपको कह रहा हूँ इंटरनेशनली अभी भी अट्रैक्टिव है, डिविडेंड यील्ड आपकी चले उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही जो 8 महीने पहले या 12 महीने पहले या 18 महीने पहले थी। हाउएवर गोइंग फॉरवर्ड अगर एक अर्निंग ग्रोथ इसी तरह रहता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को इक्विटी में इन्वेस्ट रखना चाहेंगे, क्योंकि क्वार्टरली डिविडेंड्स जो रेगुलर अच्छी पेइंग कंपनी ब्लू चिप्स हैं वो रेगुलर ना सिर्फ डिविडेंड दे रहे हैं, उसमें ग्रोथ भी आ रहा है। तो उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और वो डिविडेंड आता है मार्केट में, और उसका अगर मेजोरिटी आप एज्यूम कर लें कि री इन्वेस्ट हो सकता है मार्केट लेकिन में, क्योंकि अज़र बहुत साहब सारे एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी यहाँ पर, वो ये कि वो लोग जो कहते थे कि मार्केट के अंदर बबल बन रहा है और ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है, तो दे आर साइलेंट नाउ क्योंकि उन्हें पता है कि ये बबल नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग मार्केट है, राइट? देखिए नहीं, क्वेश्चन मार्क तो हर वक्त कोई भी रेज कर सकता है। और अगर आप आज से 30 साल पहले देखें, जिस स्टॉक मार्केट को बड़ा ही बुरा समझा जाता था, जैसे कोई वो गॉड फॉरबिड कोई बहुत ही गलत जगह है, लेकिन गैम्बलिंग, वही वाली बात है ना कि एग्जैक्टली। 50,000 को देख के अगर आप 1.5 लाख का देखते हैं तो एक एवरेज इन्वेस्टर जाहिर है जिटरी होता है, और फिर वो बबल जो नेगेटिव होते हैं लोग उसको बबल भी कहते हैं। लेकिन अगर आप वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप उसके एनालाइज करें कि हाँ क्या ये रैली सस्टेनेबल थी, ठीक है। और अब नजर भी आया 2.5 साल पहले जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो या इंडिविजुअल है, उन्होंने आप यकीन करें 2 to 3 टाइम्स अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकूप किया है, और डिविडेंड फॉर्म में अलग उनको रिटर्न मिला है। तो अच्छा। यही वाली बात है कि आप तो डिसीजन जब आप लेते हैं मार्केट के फंडामेंटल्स को देख के या मार्केट के अट्रैक्टिवनेस को देख के, कल अगर मार्केट 20 के मल्टीपल पे आ जाए और फिर करेक्ट करती है, तो जाहिर है मार्केट अब ऐसी जब महंगी मार्केट हो जाती है, रीजनली मैं कह रहा हूँ, दुनिया में तो और भी हाई मल्टीपल पे ट्रेड करती हैं, लेकिन अगर हमारी मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव हो जाए रिलेटिवली टू द एशियन मार्केट्स या रीजनल मार्केट्स, तो जाहिर है उसका फिर करेक्शन बनना हो। लेकिन वो ये उस वक्त ये कहना गलत होगा कि बबल बस्ट हुआ है। 2-2.5 साल मार्केट ने एक अच्छी रैली की है, चले और उसके बाद जो है अब वो हमारे मार्केट पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से, आप हमारे साथ रहें, मैं हम की तरह थोड़ा सा अपडेट्स देख लें, फिर आपसे दोबारा जो है वो एक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनली गोल्ड के हवाले से थोड़ा सा एक फ्लक्चुएशन हो रही है, और खासकर इंटरनेशनली जो एक ऑयल प्राइसेस हैं ये भी फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन अपडेट्स। कमोडिटीज़ में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,55,438 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,90,880 रुपीज़। आप देख सकते हैं लोकल मार्केट में एक हायर साइड पे गोल्ड प्राइसेस देखी जा रही हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 4,338.53 डॉलर, दिस इज ऑल्सो ऑन हायर साइड। ऑयल WTI पर बैरल $57.48 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $61.46 डॉलर। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हम कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस में, और ख़ासकर जो ऑयल प्राइसेस
प्राइसेस है वो भी थोड़े से चेंजेस की तरफ आ रहे हैं। जैसे ये एक इंटरनेशनली एक्सरसाइज रही है, जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं तो गोल्ड प्राइसेस नीचे आ रहे होते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस का ट्रेंड अपवर्ड है, तो ऑयल प्राइसेस थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा ऑयल प्राइसेस के हवाले से तो ये हमारी मार्केट के लिए यानी पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल पे एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकती है। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। जी, करेंसी रेट्स में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 328.29 रुपीस, सेलिंग वाज 328.87। यूके पाउंड बाइंग रही 375.39, सेलिंग वाज 376.06। यूएस डॉलर बाइंग रही 280.15, सेलिंग वाज 280.65। एंड लास्टली चाइनीज युआन बाइंग रही 40.23, सेलिंग वाज 40.3। नेक्स्टली हमारे पास जीसीसी कंट्रीज़ की भी अपडेट्स हैं करेंसी के हवाले से, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.69 रुपीज़, सेलिंग वाज 74.83 रुपीज़। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.82, सेलिंग वाज 76.95 रुपीज़। कतरी रियाल बाइंग रही 76.68 रुपीज़, सेलिंग वाज 77.02। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 912.81, सेलिंग वाज 914.44। ये थे करेंसी अपडेट्स आज के मार्केट में। अजहर बाटला साहब हमारे साथ मौजूद रहे। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, और ख़ासकर जितने भी ज़्यादा हम कह सकते हैं ट्रिगर्स हैं, वो तमाम चीज़ें मार्केट के नंबर्स शो कर रही है। डेली बेसिस हम देख रहे हैं कि मार्केट एक नया हाई बनाती है, फिर उसको फाइन ट्यून करती है, कंसोलिडेट करती है, फिर आगे मज़ीद बढ़ती है। तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मार्केट के ही हम कह सकते हैं कि ये इम्पैक्ट्स होते हैं, और ये जो एक तरीका कार है वो देखा जा रहा है। वेल, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। अजमत की ऊंची उड़ान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का आलमी वकार बहाल करने के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद को पाकिस्तान की पहचान बनाने के लिए PIA की निजकारी का शफाफ और काबिल एतमाद अमल 23 दिसंबर 2025 को 3:30 पर हुकूमत पाकिस्तान और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सोशल मीडिया हैंडल्स के अलावा टीवी चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीम होगा। निजकारी राहे खुशहाली, हुकूमत पाकिस्तान। भारत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीरियों की शनाख्त छीन ली है। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिशें रचा रही है। भारतीय हुकूमत मकबूजा खित्ते में हिंदुत्व एजेंडा मुसल्लत कर रही है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के भारतीय हरबे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर मोदी हुकूमत को जवाबदेह बनाए। आजादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आजादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नजरअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और पहले से कहीं ज्यादा अब ये जरूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। Zara Alert,
बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 1138 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से। हम देख रहे हैं ये तारीख के बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुके हैं, यानी कि हमारे पास रिजर्व्स हैं और अब जो एक इम्पोर्ट हम कह सकते हैं कि उसका कवर है वो हमारे पास है। क्योंकि आपको याद होगा अब से 2-3 साल पहले इतने डिफ़ॉल्ट के ख़तरात हो गए थे जिसके इम्पैक्ट इतने ज़्यादा हुए थे इकॉनमी के ऊपर कि हमें अपनी इम्पोर्ट भी बंद करना पड़ी थी। हमारी एक्सपोर्ट के हवाले से भी LCs की प्रॉब्लम हो गई थी। तो बहुत सारे इशूज़ थे जिसको कूप अप किया और आज ये वक्त है कि हमारे पास तारीख के बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान एंड इराक ट्रेड के हवाले से, यानी कि इसका तिजारती हजम जो है वो एक्चुअल पोटेंशियल से कम है, ये प्रेसिडेंट साहब का कहना है। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये कहा है कि इसको बढ़ाना होगा। ख़ासकर हमारे पास जो एक ट्रेड के जितने मौक़े हैं उनको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, पाकिस्तान एंड इराक। इसके साथ जो जितना ज़्यादा हम रीजन के अंदर ट्रेड को बढ़ाएंगे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। फ्रेट के चार्जेस कम हो जाते हैं तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ेंगे। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और मज़ीद बायलैटरल रिलेशन बढ़ाने के लिए जो है वो ताल्लुकात पर जोर दिया गया है कि जितना हो सके हमारी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितना हो सके हमें दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने जो एक रवाबित हैं उनको बेहतर करना होगा। आज हम ये भी बात करेंगे और जहाँ हम इतने सारे कंट्रीज़ के साथ एक हम कह सकते हैं बिजनेस डिप्लोमेसी की बात करें, वहीं हमारे पास पाकिस्तान एंड अगर बरतानिया के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तकरीबन 35 मिलियन पाउंड की ग्रीन कॉम्पैक्ट पर दस्तखत हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे लिए नए MOU साइन होना, नए अग्रीमेंट साइन होना, ये बड़ा ही खुशाइन बात होती है क्योंकि उससे हमारे लिए ट्रेड के मौके बढ़ जाते हैं, एक ऑफिशियल चीज़ें हो जाती हैं। तो आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ फिनलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनी मेट्सो के हवाले से बात करें, इसने रेकोर्डिक माइनिंग के लिए तकरीबन 70 मिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट की जो है वो इसके मुआहदे करने की यकीन दहानी करवाई है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर वैसे ही हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। SIFC के थ्रू हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है माइनिंग सेक्टर के अंदर और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो डेली बेसिस पे हमारे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होती है। तो माइनिंग के लिए विन विन सिचुएशन है। आज हम ये भी डिस्कस करेंगे और जहां हम हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें, वही हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ख़ासकर अवामी खदमात के लिए गवर्नमेंट कोशा है। यहाँ पर इसकी बेहतर फरामी के लिए वर्ल्ड बैंक से भी रब्ता किया गया है। तकरीबन $700 मिलियन की मंजूरी दे दी गई है ताकि आम आवाम की खिदमत हो सके, आम आवाम को इसका फ़ायदा हो सके। आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के हवाले से करेंगे। $250 मिलियन का हदफ मुकर्रर किया गया है। अब गवर्नमेंट ये काम करती है कि जिस तरीके से भी जो भी चीज़ लॉन्च कर रही है, जो भी चीज़ के अगर हम कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने और रेमिटेंसेस, तो उसका टारगेट सेट कर देती है। तो यहाँ पर इसका $250 मिलियन का हदफ मुकर्रर किया गया है और जनवरी में इसको लॉन्च किया जाएगा, इसकी मुतवक्के है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का पांडा बॉन्ड, वेरी फर्स्ट पांडा बॉन्ड जो है वो कितना ज़्यादा जनवरी में जब आएगा तो इसका इम्पैक्ट्स क्या होंगे, और ज़राई फाइनेंसिंग के हवाले से आपको बताएं इसमें एक नया रेवोल्यूशन देखा गया है। इसको आसान करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है कि आम किसान इससे कर्जा भी ले सके, यानी कि उनकी फाइनेंसिंग आसान हो जाए। और एप्लीकेशन का नाम होगा ज़रखेज़ी, जो कि अभी लॉन्च की जा रही है, ये मुतारिफ करवाई गई है। आज हम ये भी बात करेंगे। एंड लास्टली PIA के हवाले से बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन
कल के दिन इसकी बिड्स मुकर्रर हैं और देखते हैं कि कल क्या होता है। पीआईए के लिए कितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन के लिए तमाम ही सब चाहते हैं कि प्राइवेटाइज हो जाए, एसओईज प्राइवेटाइज होना शुरू होंगी तो पाकिस्तान की किटी पे बोझ कम होगा। तो इन तमाम चीज़ों पे एक रिपोर्ट देखेंगे, खासकर हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके हवाले से। फिर वापस आते हैं, सेकेंड सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, पहले उनसे बात करते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो इश्तियाक बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं कितना ज़्यादा एक ऑप्टिमिस्टिक इन्वायरमेंट है, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, ख़ासकर इकोनॉमी के लिए, ट्रेड के लिए, रिलेशनशिप चाहे बायलैटरली, मॉरली, थॉरली इन द रीजन हो, कितना ज़्यादा अभी इस इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी दिखाई देती है? इश्तियाक बेग साहब, जो तमाम न्यूज़ आपने मेरे जो स्टोरीज में सुना, तो हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ योर शो। दूसरी, आपने इंट्रो में जो जितनी बातें की हैं वो बहुत ही बड़ी बातें हैं, खुशाइन बातें हैं, और हर पाकिस्तानी के लिए, बिजनेस में कम्युनिटी के लिए, कि माशाल्लाह हमारी मईशत जो है वो बुरे वक्त से निकल गई है। आपने अभी एक बार जिक्र किया कि आज से कुछ साल पहले हम जो है बातें हो रही थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, और फिर देखा कि पाकिस्तान ने जो है गेस मतलब मईशत में तरक्की की है। अब इस वक्त पाकिस्तान की मिसाल दूसरे मुल्कों में दी जा रही है। किस तरह हम जो है इंटरेस्ट रेट को हमने कम किया, किस तरह इन्फ्लेशन को जो था जो 40% तक पहुंच गया था उसको हम सिंगल डिजिट के अंदर ले आए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि एक वक्त में तकरीबन ना होने के बराबर थे, हमारे 15 डेज की इंपोर्ट को भी सस्टेन नहीं कर सकते थे, आज माशाल्लाह तारीख की बुलंद सतह के ऊपर हैं, और इस वक्त तकरीबन कोई $16 बिलियन जो हैं हमारे पास हैं। और अगर उसके अंदर रोशन डिजिटल जो मुख्तलिफ प्राइवेट बैंकों के पास से लगाते हैं तो हम कोई 21 से $22 बिलियन के पास हम इस वक्त खड़े हुए हैं। मगर इसमें देखिए सबसे बड़ा क्रेडिट मैं दूंगा कि एक टीम वर्क हुआ है, जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे वो मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर गए हैं, ट्रेड को बढ़ाने की बातें की हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बातें की हैं। वहां पे जनाब हमारे आर्मी जो चीफ हैं जनाब फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने भी बिल्कुल यकीन करें कि कई ममालिक में जाके और इस चीज के ऊपर किया, और यही वजह है कि आज एक टीम वर्क था। और आप देखें सदर पाकिस्तान जो हैं वो भी इस वक्त इराक के अंदर मौजूद है, और वो भी जनाब तिजारत के हवाले से बात कर रहे हैं वहाँ पे कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की जाए। तो एक टीम वर्क जब होता है तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जिसका सिर्फ मैं ही तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। हमारी क्रेडिट रेटिंग के अंदर बेहतरी आई है हमारी। अब देखिए वर्ल्ड बैंक भी जो है हमें फाइनेंसिंग कर रहा है, एशियन बैंक भी हमें फाइनेंसिंग करने को तैयार है। तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। और एक वक्त था कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारी तरफ देख नहीं रहा था। तो इश्तियाक बेग साहब, ये सफ़र बहुत लंबा है, बड़ा मुश्किलात के साथ बड़े हैं। आपने ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से बात की, तो हमारे पास एक छोटी सी रिपोर्ट मौजूद है, वो देखते चलते हैं। फिर मैं इश्तियाक बेग साहब से चाहूँगी कि दोबारा कमेंट करें उसके ऊपर। लेट्स हैव अ लुक ऑन रिपोर्ट। चलें, अभी रिपोर्ट हमारे पास कोई टेक्निकल इशू है। मैं चाहती हूँ इश्तियाक बेग साहब, जब हम ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से बात कर रहे हैं, इंपोर्ट कवर्स हमारे पास मौजूद हैं, तो अब आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान ने 2025 जो ईयर गुजारा है और 2026 को वेलकम कर रहा है, तो हमारे पास जो तैयारी है वो हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा रहे हैं, तो इसके हवाले से बताइएगा कि इस बार हमने रीजन के अंदर बहुत सारी मार्केट्स भी टैप करनी है, न्यू मार्केट्स को टैप कर रहे हैं, न्यू हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आएँ, और ख़ासकर हम वैल्यू एडिशन की तरफ चले गए। तो इश्तियाक बेग साहब इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। देखिए, अल्लाह का बड़ा करम है। यहाँ पे हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि 25 का जो ईयर खत्म हो रहा है और हम 26 के अंदर एंटर हो रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है हमारी मईशत की, और अगेन अ टीम वर्क, और हेड्स ऑफ टू पीएम साहब एंड फील्ड मार्शल साहब, जिन्होंने आज हमारी मईशत को इसमें हम आ गए। सबसे बड़ी चीज जो हुई है, जो अनबिलीवेबल है, पाकिस्तान की तारीख के रेमिटेंसेस जो हैं वो 38 बिलियन हमने किए, जो कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो 32 बिलियन है उनसे ज्यादा हुई हैं। और इस बार हम 42 बिलियन जो हैं रेमिटेंसेस जो हैं हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल।
पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी जो चीज हुई है, जो कोई मुझसे पूछता है एज इकोनॉमिस्ट, मैं कहता हूं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो एक वक्त में इतना ज्यादा बढ़ गया था कि संभाले नहीं संभल रहा था, इश्तियाक बेग वो साहब, हमने मुझे याद है यू वर एंड यू आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि उस वक्त जब डिफॉल्ट के खतरात थे, जब भी आपने कहा था नहीं ये सब सेट हो जाएगा, रेमिटेंसेस भी होंगे, आप देखेंगे, और आज हम ये अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि उस वक्त जब लोग यहाँ पे कुछ शरपसंद इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे कि श्रीलंका के बाद अगर कोई मुल्क जो है डिफॉल्ट करने जा रहा है तो पाकिस्तान, तो मैं हमेशा ये कहता था कि वो मुल्क जिसकी रेमिटेंसेस जो हैं वो 32 बिलियन या 38 बिलियन है, और जिसकी एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो हमारी 32 बिलियन है, वो कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को जानता हूँ और करीब से जानता हूँ, और आप यकीन करें कि जो मेरिकल्स हुए हैं इस दौरान के अंदर, राइट। वो अनप्रेसिडेंटेड है। आज तक हम लोग अब मैं आपको एक तरह मिसाल दूं कि टर्की के अंदर इन्फ्लेशन इस वक्त भी 40% के करीब चल रहा है, और वहां का जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है वो भी तकरीबन 40% है। यानी कि अगर आप जाके वहां पे किसी बैंक में पैसे रखते हैं तो इंटरेस्ट रेट 40% है। अच्छा, वहां पे मिसालें दी जा रही हैं कि पाकिस्तान ने ये दोनों चीजों पे किस तरह काबू पाया। एक तरफ हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने देखा कि कहाँ 22% से क्रॉस कर गए थे, वो कहाँ आ गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो थी, हमारा इन्फ्लेशन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसको भी हमने कंट्रोल किया और हम सिंगल डिजिट के ऊपर आ गए। तो अल्लाह का जी करम है जिसमें अच्छे मुल्कों ने भी हमारा साथ दिया है। और यहाँ पे अगर मैं सऊदी अरब को, यूएई को और कतर को, जिन्होंने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के अंदर पाकिस्तान की बड़ी मदद की, अगर उनका शुक्रिया अदा ना करूं तो मेरे ख्याल से इट विल नॉट बी फेयर कि हमारे दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान पे काउंट किया। और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो कि एक कंडीशन थी आईएमएफ की कि आप इतनी फाइनेंसिंग लेके आए, वो हम लेके आए, वो हमने दी। और आज आप देख रही हैं कि अभी कुछ अर्से पहले 1.2 बिलियन की जो है ट्रिंक जो थी आईएमएफ ने, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक सब इस वक्त अप्रिशिएट कर रहे हैं और मिसालें दे रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की। और अब वर्ल्ड बैंक जो है वो भी हमें जो है वो लोन पाकिस्तान को देने को तैयार है। तो आई थिंक दीज आर द पॉजिटिव थिंग जिसके अंदर हमें अप्रिशिएट और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इश्तियाक बेग साहब, आपने इराक का जिक्र किया, प्रेसिडेंट साहब वहाँ मौजूद हैं, वो भी बिजनेस की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब चाहे ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए ट्रेड की बात कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब का भी जिक्र किया आपने, वो भी इकोनॉमी के लिए तगोदो में लगे रहते हैं। तो आप समझते हैं कि तमाम जो टीम है वो एक पेज पे है हमारे रीजन के अंदर, जैसे रीजन से आउट ऑफ द रीजन भी अगर इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो क्या टारगेट आप समझते हैं 2026 में? हम अभी $32 बिलियन तो एक्सपोर्ट के अगर हैं तो रेमिटेंसेस से तो ये कम ही है, तो क्या हम इस बार थोड़ा सा एक कोशिश करके एक्सपोर्ट को रेमिटेंसेस के बराबर ला सकते हैं? जी हाँ, देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। डेफिनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए जब से ट्रंप आए हैं और ट्रंप ने टैरिफ जो है वॉर शुरू की है, जिसमें हमारा नेबरिंग कंट्री जो है काफी उनके ऊपर, चाइना के ऊपर उन्होंने टैरिफ अपना बढ़ा दिया है, उसने इंडिया पे अपना टैरिफ बहुत बढ़ा दिया है। मगर यहाँ पे भी अल्लाह का करम हुआ कि हमने किस तरह सदर ट्रंप आज पाकिस्तान को फेवरेट बने हुए हैं जी, और उन्होंने पाकिस्तान पे इतना ज्यादा बोझ नहीं डाला। और इस वक्त ये हो रहा है कि पाकिस्तान एक फर्स्ट चॉइस बन रही है इस रीजन के अंदर, जो बायर्स हैं अमेरिकन बायर्स उनकी। तो इसका डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे, आप देखेंगे हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा इजाफा होगा। हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो जिस तरीके से मेहनत की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम 10,000 लोगों को चाइना भेजेंगे ताकि आईटी की वो तालीम वहाँ पे हासिल करें। तो हो रहा ये है, ये तमाम चीजें अब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और खास तौर पे अब लोग जो हैं वो लीगल तरीके से पैसे हमारे भेज रहे हैं। हमारा जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे आगे, मतलब रेवेन्यू कलेक्शंस के अंदर उसमें रिफॉर्म्स आ रहे हैं। हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें, अब आप देखिए बुरा वक्त अब हमारा निकल गया और अब अच्छा वक्त हमें नजर आ रहा है। इश्तियाक बेग साहब, थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो मैं चाहती हूँ कि मैं जरा सारे सवालात आपसे पूछ लूँ। एक खासकर मैं पीआईए की बिड के हवाले से पूछना चाहती हूँ कि कल के दिन मुतवक्के है और प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ये एक अच्छी कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर जरा एक अपनी राय दीजिएगा। देखिए कल ही मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो कि बिडिंग में इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है उनकी कंपनी के अंदर, और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ पहली बार मुझे आप कल खुशखबरी सुनेंगी कि इंशाल्लाह ये तुर्रा जो है वो कराची को मिलेगा, कि जब कराची की जो
कंपनियां हैं जो उन्होंने एक कंसोर्शियम फॉर्म किया है इंशाल्लाह। देखिए ये आईएमएफ की एक कंडीशन थी कि वो जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको आप जो है प्राइवेटाइज करें, क्योंकि उनसे हमारे पे 1000 अरब का सालाना जो था वो बर्डन पड़ रहा बर्डन था। पड़ और रहा था, जिसमें एग्जैक्टली। जी हाँ पीआईए थे, तो पीआईए में सबसे बड़ी चीज ये हो गई है कि कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, बट इंशाल्लाह कल आप देखेंगे कि ये प्राइवेटाइजेशन कल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर। और जिस तरीके से इस बार इसको स्ट्रक्चर किया गया है इसमें हुकूमत ने भी बड़ी फराख दिली का सबूत दिया है, क्योंकि पहली बार जो थे हम हाफ हैजर्ड तरीके से आए थे, हमने वर्किंग नहीं की थी, हमने बस ला के उसको डाल दिया था और उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं निकले थे। मगर कल ये फाइनलाइज हो रहा है और कराची की कुछ कंपनीज हैं, एक आरिफ हबीब साहब हैं, वो आपके अक्सर प्रोग्राम में भी आते हैं, वो लीड कर रहे हैं एक कंसोर्शियम को। बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह। साथ में तब्बा साहब हैं जो लकी ग्रुप को हेड जी। कर रहे हैं, उनके साथ भी बड़े बिजनेसमैन हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कल एक गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट प्रोग्राम आप उन लोगों के साथ बैठ के कर रही होंगी कि जिन्होंने, और पीआईए उसके बाद जो है, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पीआईए वाज ए रनिंग हॉर्स। ये जरूर है कि कुछ प्रॉब्लम्स उसको हुई, मगर अब आप देखेंगे जिस दिन पीआईए प्राइवेटाइज होगा अपनी ओल्ड ग्लोरी जो है वो दोबारा हासिल करेगा, राइट। जो उसको पहले हासिल की थी। उसका एक चार्म, उसकी एक कैरिश्मा अलग ही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसके अलावा ज़राई फाइनेंसिंग में भी एक इनकलाब आ रहा है, किसानों के लिए आसानियां क्रिएट की जा रही हैं, खासकर एक फाइनेंसिंग एप्लीकेशन भी बना ली गई है, उसका नाम है ज़रखेज़ी डिजिटल ऐप। कैसे आप समझते हैं कितना ज़्यादा हमारे किसान इनोवेटिव हो सकते हैं और कितना ज़्यादा इसके अंदर इनकलाब जो आ रहा है उसके लिए पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है? हाँ जी, देखिए पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि ज़राअत जो है पाकिस्तान की बैकबोन है। आपको पता है कि 60% एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड हो रही है हमारे, वो ज़राअत की फील्ड के अंदर हो रही है। जी। और कुछ अर्से पहले पाकिस्तान ने सिर्फ $4 बिलियन का राइस जो था वो एक्सपोर्ट किया है। तो हमको इतने ज़राअत के अंदर, मतलब अल्लाह ने हमें बड़े अच्छे मौसम दिए हैं, अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी ज़मीन दी है, मगर साथ के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो आ रहा है हमें, वो इंडिया की तरफ से आ रहा है कि जिसने हमारा पानी बंद कर पानी का दिया है। इशू। खास जी। तौर पे ऐसे वक्त के ऊपर जब फसलों को पानी की इसकी जरूरत होती है, मगर पूरी की वर्ल्ड कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ है और वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रही है कि आपने ये गलत चीज की है और आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा ये है कि जी देखिए, एग्रीकल्चर की जो हमारे जो जो किसान हैं, हमारे जो छोटे लैंडलॉर्ड हैं, उन लोगों को राइट। फाइनेंसिंग की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो ये बड़ा अच्छा मूव है कि हुकूमत ने अब एक बड़ा फंड्स उनके लिए एलोकेट किया है और वो डिजिटली जाके अपना नाम रजिस्टर करा के एक कम्बरसम प्रॉब्लम में नहीं जा सकते, जाएंगे वो, और बहुत जल्द लोन जो है वो ले सकते हैं उसके अंदर। और आप यकीन करेंगे कि ये वो लोन होगा जो रीपे करेगा इन ए वे कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी बढ़ेंगी, हमारी पाकिस्तान की जो अपनी डिमांड है एग्रीकल्चर की उसके अंदर इजाफा होगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हुकूमत इस पर भी तवज्जो दे रही है, जहाँ पे वो एक तरफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ तवज्जो दे रही है, साथ में वो अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को नहीं भूली है। और उसमें जो भी है बिल्कुल। SIFC जो है अंदर, वो भी अपना काफी रोल प्ले कर रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि एग्रीकल्चर के अंदर बाहर के कई कंट्रीज, ताकि गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, UAE है, वो पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्ट करने को राइट। तैयार हैं। तो उनको मालूम है कि हमारी जो लैंड है वो बहुत अच्छी है और उनकी भी फूड सिक्योरिटी जो है बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल। मीट कर सकता है। वेल इश्तियाक बेग साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आज के दिन हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, साथ साथ इकॉनमी के हवाले से आप देख रहे हैं न्यू जो एक हम कह सकते हैं प्लान्स किए जा रहे हैं, उसी के इम्पैक्ट्स हैं जो कि 2025 के अंदर भी हमने देखे हैं और 2026 की तैयारी भी है कि आने वाले दिनों में नए टारगेट सेट किए जाएंगे ताकि अच्छे मजीद रिजल्ट हमारे सामने आ सकें। हमारे पास एक रिपोर्ट है रेमिटेंसेस रिजर्व्स के हवाले से, वो देखते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप रिपोर्ट देखें।
पाकिस्तान की मईशत में ज़र मुबादला के ज़खायर को बुनियादी सुतून की हैसियत हासिल है, क्योंकि यही ज़खायर मुल्क की माली साख, दरामदी ज़रूरियात और बैरूनी अदायगियों की सलाहियत का तयन करते हैं। ज़र मुबादला के बेहतर ज़खायर महंगाई के दबाव को कम करने, करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखने में भी मुआविन साबित होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में एक ही हफ्ते के दौरान 1.3 अरब डॉलर को नुमाया इजाफा और मजमूई ज़खायर का तकरीबन 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचना मईशत के लिए एक मुस्बत और हौसला अफजा पेशरफ्त है। माली साल 2025 के अख्ताम पर मजमूई ज़खायर 14.5 अरब डॉलर थे, जो एक साल कबल 9.4 अरब डॉलर थे, और अंदाजा है कि माली साल 2026 और दरमियानी मुद्दत में ये मजीद बढ़ते रहेंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक ने दिसंबर 2025 का 15.5 अरब डॉलर का हदफ भारी कर्जों की अदायगियों के बावजूद उबूर कर लिया है। IMF की जानिब से 1.2 अरब डॉलर की किस्त की वसूली से न सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ, बल्कि आलमी मालियाती इदारों और सरमायाकारों के एतमाद में भी बेहतरी आई है। मजबूत ज़खायर रुपए की कदर को सहारा देते हैं, दरामदी बिल खुसूसन तेल, गैस और दीगर जरूरी अशिया की अदायगी को भी यकीनी बनाते हैं और बैरूनी कर्जों की बरवक्त अदायगी में मदद फराहम करते हैं, जिससे डिफॉल्ट जैसे खदशात में नुमाया कमी आती है। मजमूई तौर पर बढ़ते हुए ज़र मुबादला ज़खायर न सिर्फ माली इस्तेहकाम की अलामत हैं, बल्कि इक़्तिसादी बहाली, सरमायाकारी के फरोग और मुस्तक़बिल में पायदार तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं।